सो हेलो एवरीवन। आज हम रूरल डेवलपमेंट के अपने क्वेश्चंस को आगे लेके जाएंगे। 10 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास किए थे। अब 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रॉब्लम फेस्ड इन रूरल बैंकिंग। अब रूरल बैंकिंग के टाइम पर क्या क्या प्रॉब्लम फेस्ड हुई थी या होती थी या अभी भी होती हैं। सबसे पहली बात, जो रूरल क्रेडिट है आपका वो इनसफिशेंट होता है, मीन्स के सफिशेंट नहीं होता। यानी ए व्यक्ति है, उसको लोन के रूप में 100 रुपये चाहिए, लेकिन उसको कितने मिल रहे हैं, 50 मिल रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, ये अनसफिशेंट है। और दूसरा, ग्रोइंग ओवर ड्यू, डे बाय डे जो ये ओवर ड्यू है, मतलब यही अगर पैसा 100 रुपये या 50 रुपये बैंकों को रिटर्न नहीं हो पा रहे हैं थ्रू रूरल एरियाज। और इन एडुकेट अमाउंट ऑफ सैंक्शन, जो अमाउंट सैंक्शन किया जाता है वो भी क्या है, कम होता है। मान लीजिए 2000 करोड़ गवर्नमेंट ने सैंक्शन किए, लेकिन लोगों तक उतना अमाउंट नहीं पहुंच पा रहा है या फिर कम पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सारे ही क्या होंगे, ऑल ऑफ दीज का आंसर होगा, सारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है किसकी, रूरल बैंकिंग की। तो ये था 11th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इम्प्लीटेशन ऑफ मिल्क कोऑपरेटिव, सीधी सी बात है, गुजरात है, ये याद रखना। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स बाय द गवर्नमेंट, ये क्यों की जाती है। ठीक है, अब एमएसपी आपने पढ़ा होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मिनिमम सपोर्ट पॉलिसी, बेसिकली ये फार्मर्स के लिए होती है, इतना याद रखना। तो सीधी सी बात है, टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स, इसका आंसर होगा। गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए नहीं करती, कंज्यूमर के लिए नहीं करती, एमएसपी सीधी सीधी किससे लिंक्ड होती है, फार्मर्स से। ठीक है, अब ब्लू रेवोल्यूशन, अब ब्लू रेवोल्यूशन किससे रिलेट होता है, फिशरीज से रिलेटेड होता है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, इंडिगो कल्टीवेशन से होगा या फिर किससे होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर से होगा, इनमें से किसी से भी नहीं होगा, ये फिशरीज से रिलेट होता है। ठीक है, ऐसी मिल्क वाला याद रखना है। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे था वो याद रखना है आपको, कब आया था। तो ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली 1970s में और 80s में के बीच आया था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, अब ये सिंपल एमसीक्यूज थे। अब आगे हम चलते हैं जहां पर असर्शन और रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब असर्शन और रीजन के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है एक वर्ड, असर्शन और रीजन, इनको लिंक करना है आपको, इन दोनों को बिकॉज से। उससे पहले आपको सिंगल सिंगल स्टेटमेंट में देखना है ये चीज़ ठीक है या नहीं है, उसके बाद ही आप इन दोनों को रिलेट कर पाओगे। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्या कह रहा है कि जो रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, यानी गांव में जो डेवलपमेंट होगी वो पूरी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे इंडियन इकोनॉमिक की डेवलपमेंट का रूरल एक पार्ट है। ठीक है, अब रूरल डेवलपमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज फॉर एजुकेशन। क्या कह रहा है, रूरल डेवलपमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज फॉर एजुकेशन के लिए क्रिएट करता है या नहीं करता है। फिर हाँ जी, तो देखो, रूरल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा ही करेगा, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ये करेगा ही। ठीक है, अब इसको आपको रिलेट करना है बिकॉज लगा के। जैसे मैं बोलता हूँ रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज इसेंशियल फॉर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बात सही है, बिकॉज रूरल डेवलपमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरियाज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन से रिलेट वो करेगा ही करेगा, तो एक दूसरे से क्या है, रिलेट है। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आप इसको समझते चले जाएंगे, इतना मुश्किल नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, डाइवर्सिफिकेशन। क्या कह रहा है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब बताया था मैंने, जब आप क्या करते हो, सिंगल क्रॉपिंग से किसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग की, तो ये सीधा सीधा सही है। ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही होता है। अब क्या है, इट इंक्रीजेज द रिस्क, वो क्या कह रहा है, इट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ द मार्केट अराइज ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से क्या ये वो अराइज करता है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है। तो सिर्फ मतलब मार्क इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ मार्केट अराइज ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से नहीं होता, बहुत अलग रीजन भी होते हैं। ठीक है, तो असर्शन ठीक है, रीजन गलत है इसका, तो इस केस में क्या होगा, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अच्छा, ये ध्यान रखना, ये लॉन्ग टर्म है। अब लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स
किस लिए होते हैं? सीधी सी बात है, लिखा हुआ है परचेजिंग ऑफ मशीनरी, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस एक्सेट्रा। हाँ जी, इसीलिए होते हैं। रीजन क्या कह रहा है? दीज आर टेकन फॉर 12 मंथ्स टू 5 ईयर्स। जी नहीं, ये अबव होते हैं 5 ईयर से, सिर्फ 12 मंथ्स के लिए नहीं होते। तो ये अगर इतना होता कि इट इज़ अबव 5 ईयर्स तो ये चीज़ सही हो जाती। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए इज ट्रू हो जाएगा, लेकिन आर क्या हो जाएगा आपका? रीजन क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे की तरफ चलते हैं। अब क्या कह रहा है? फार्मर्स वर यूजिंग प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। बिल्कुल जी, कर रहे हैं। आज की डेट में प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। स्टिल रीजन क्या है? अब प्रिमिटिव क्या होगी? बहुत बेसिक जो चीजें होती हैं, जो बहुत बेसिक होती हैं, जैसे पहले होगी इरिगेशन के ट्यूबवेल्स वगैरह छोटे, आजकल तो बहुत यूनिक तरह की होने लग गई हैं। बिकॉज फार्मर्स आर अनअवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड वर पुअर। सीधी सी बात है, अगर एक फ़ोन है आपके पास, एग्जांपल देता हूँ मैं, कीपैड, एक कीपैड वाला फ़ोन है और एक स्मार्टफोन है। अब कीपैड वाला फ़ोन भी एक तरह से टेक्नोलॉजी है। अब यही लोग यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन के बारे में अवेयर नहीं है या फिर वो गरीब है। तो ऐसा ही फार्मर के केस में होता है। फार्मर्स प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जो पुरानी है, नई नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आधे फार्मर्स को नहीं पता और वो पुअर है। तो ये इंटरलिंक्ड है एक दूसरे को। असर्शन रीजन के लिए आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होने ज़रूरी हैं, अदरवाइज आप एक्सप्लेनेशन और नॉट एक्सप्लेनेशन में फंस जाओगे। ठीक है, अब ये सीधा सीधा रिलेट है कहीं ना कहीं। बिकॉज देखो ना, फार्मर्स वर यूजिंग प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज रीजन दे रहा है वो कि वो अनअवेयर होते हैं और पुअर भी होते हैं। दैट्स वाई वो मतलब प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी में ही फंसे रह जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? नबार्ड वाज सेटअप टू गिव लोन्स टू फार्मर्स। जी हाँ, और नबार्ड कब आया था? 1982 में। ठीक है, नबार्ड इसीलिए बना था कि फार्मर्स को लोन दे सके। और एक एपेक्स बॉडी है, बिल्कुल है। कोऑर्डिनेट ऑल इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व इन द रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम, और ये बिल्कुल कोऑर्डिनेट करता है। अब देखो, दोनों अपने आप में सही है, पहली स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन देखो लिंक कर रही है कहीं। देखो, नबार्ड वाज सेटअप टू गिव लोन्स टू फार्मर्स बिकॉज इट इज एन एपेक्स बॉडी टू कोऑर्डिनेट ऑल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन रूरल फाइनेंसिंग सिस्टम। जी नहीं, ये रिलेट नहीं कर रही है। ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की असर्शन का रीजन नहीं बन रहा है, क्योंकि ऊपर क्या कह रहा है? सिर्फ वो क्या दे रही है? फार्मर्स को लोन दे रही है। और नीचे क्या बोल रहा है? वो एक एपेक्स बॉडी है जो कोऑर्डिनेट करती है। तो रिलेट नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब देखो, आईटी का रोल तो कहीं हर जगह आज की डेट में इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रूरल सेक्टर हो चाहे अर्बन सेक्टर हो। ठीक है, और फार्मर्स वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग कंप्यूटर्स। जी हाँ, बिल्कुल है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो करेंगे, सीखेंगे, लेकिन एक दूसरे से कहीं भी रिलेट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अब देखो, असर्शन रीजन के बाद कुछ आते हैं केस स्टडी। जैसे ये बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि भैया केस स्टडी हमारे पास पैसेज आता है लेकिन पैसेज में आंसर नहीं मिलते। तो केस स्टडी यही है कि आपको वो टॉपिक देखना है कि वो टॉपिक बिलोंग कहाँ से करता है, चैप्टर के कौन से हिस्से से है। अब देखिए केस स्टडी हम देखते हैं इस वाले को, द पॉलिसी इंटरवेनिंग रूरल हैज। अब देखो क्रेडिट की बात कर रहा है। ठीक है, मोटे मोटे पॉइंट्स को, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेना आप। रिसेंट अब क्या कह रहा है? पैकेज अनाउंस फॉर डिस्ट्रेस फार्मर एंड डबलिंग एग्रीकल्चर क्रेडिट। देखो फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात कर रहा है। प्रोवाइडिंग सबवेंशन एंड पुटिंग एन अपर कैप और इंटरेस्ट रेट। अगेन वो क्रेडिट, इंटरेस्ट रेट है तो क्रेडिट की बात हो रही है, एग्रीकल्चर लोन की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये रूरल क्रेडिट जो है, वहां पर इंस्टीट्यूशनल नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम होता है, वहीं से रिलेट कर रहा है ये। ठीक है, वी आर्ग्यू दैट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द रूरल फाइनेंशियल मार्केट की बात की, तो अगेन इसने पूरा पूरा बोल दिया कि वो किसकी बात कर रहा है, सिर्फ इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सेक्टर की बात कर रहा है रूरल क्रेडिट में। अब देखो क्वेश्चन क्या है? देखो पैसेज बिल्कुल अलग है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग होंगे इस पैसेज से। जैसे उसने क्या पूछा? मेंशन एनी टू सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। अब दो तरह के होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल जो गवर्नमेंट सेटअप करती है, ठीक है, और नॉन इंस्टीट्यूशनल में आगे मनी लेंडर्स, लालाजी, साहूकार, ये सब आ गए। ठीक है, मेन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट इन इंडिया कौन कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव क्रेडिट, एसबीआई हो गया, कमर्शियल बैंक हो गया, आरबी हो गया, नबार्ड हो गया, ये सारे हो गए। ठीक है, उसके अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट आर द सजेस्टिव मेजर्स टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग सिस्टम इन इंडिया। कौन कौन से मेजर्स थे
जो लिए गए थे मार्केटिंग सिस्टम को ओवरकम करने के लिए। तो एमएसपी पॉलिसी अगेन फार्मर के लिए थी, मार्केट बनाई गई उनके लिए, सब्सिडी प्रोवाइड की गई। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं सारे क्या थे, ओवरकम करने के लिए थे जो भी प्रॉब्लम थी वहाँ पे मार्केटिंग सिस्टम में। रोल ऑफ कोऑपरेटिव इन रूरल क्रेडिट, कोऑपरेटिव्स का रोल क्या था? सीधी सी बात है, सिंपल, टाइमली एंड रैपिडली फ्लो ऑफ क्रेडिट, समय से और लिमिटेड उसमें या जो भी है वो उनके पास उधार या जो भी लोन चाहिए फार्मर्स को वो पहुंचे। मनी लेंडर्स का रोल खत्म हो जाए, ठीक है, और प्रोविजन बना दिया गया कि इतना क्रेडिट मिलना ही चाहिए। ठीक है, अब अगला एक केस स्टडी और करते हैं। देखो, अब केस स्टडी क्या है, द गवर्नमेंट इज फास्ट ट्रैकिंग द इंटीग्रेशन ऑफ ई नेशनल मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, ई नैम, यानी जो अब ये ई आ गया तो यानी इंटरनेट की बात हो रही है। एफपीओ आ गए यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आ गई, वेयर हाउसेज जहाँ पर आप सारा जो फार्मर्स है अपना वो जो भी क्रॉप्स है उसको रखते हैं। ठीक है, विद ट्रांसपोर्ट एग्रीगेटर ऐप बना दी किसान रथ ताकि सप्लाई इजीली हो सके। ठीक है, 5 लाख ट्रकों को एक साथ लेके आई, 20,000 ट्रैक्टर्स को एक लेके आई, कहीं ना कहीं ई मार्केटिंग का ये सारा कुछ है। तो ई मार्केटिंग यानी एग्रीकल्चर मार्केटिंग आएगी इसमें। ठीक है, अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्या करती है, जैसे हमने ऊपर एमसीक्यू में भी किया था, ये गैदरिंग, हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग, ये सब किसका पार्ट है? एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। ठीक है, व्हाट आर द अरेंजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इन इंडिया? अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग की क्या अरेंजमेंट है इंडिया में? तो बहुत सिंपल है, मंडीज वगैरह बनाई है गवर्नमेंट ने। क्या लिखा है? मंडीज इन द लोकल एरियाज एंड ऑल्सो द लेटेस्ट फार्मर्स बिल, जिसके ऊपर बहुत इशू हो रहा है। तो देखो यहाँ आ गया, तो ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन। तो जितने भी बिल वगैरह होंगे थोड़ा उसको देख लेना, क्योंकि एमसीक्यू है तो एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब जो ई बिल, फार्मर बिल आया है आपका, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए आया है फार्मर्स को, कि सबको इक्वल कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ मिले, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के फार्मर्स को ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। ठीक है, हाईलाइट द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रेस सेल इन इंडिया। अब प्रॉब्लम क्या थी डिस्ट्रेस सेल की इंडिया में? अब फार्मर्स क्या करते थे, कई बार ऐसी क्रॉप्स होती हैं जिनको फटाफट जैसे ही हार्वेस्ट किया उसको बेचना होता है। ठीक है, अब वो बेचना ही पड़ता था चाहे अब प्राइस मार्केट में कितना भी लो चल रहा हो, तो इससे उनको क्या हो जाता था? लॉस होता था। ठीक है, तो अभी आपको फोकस क्या रखना है? असर्शन और रीजन को फोकस करना है। हम कोशिश करते रहेंगे हर चैप्टर की असर्शन रीजन लेके आते रहें, और जितना आपको यूज टू कर देंगे इसका उतना अच्छा है। ठीक है, केस स्टडी आएगी आपकी, तो इजी मतलब समझना कि एग्जाम बिल्कुल इजी आएगा। अगर केस स्टडी और असर्शन रीजन आएंगे तो बहुत कन्फ्यूजन होने वाली है, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू फॉर नाउ, दैट्स इट।